हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साउल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा और हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं हार्ट केयर एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर बिमल छाजेड़। डॉक्टर छाजेड़, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि लाइफस्टाइल की वजह से हो सकती हैं अगर हम उसको मेंटेन नहीं रखते हैं। ऐसी प्रॉब्लम आजकल देखी जा रही है जिसे हम बोलते हैं बैक पेन या फिर लोअर बैक पेन और साथ ही सियाटिका का पेन। इनके बारे में बताइए थोड़ा डिटेल में, क्या है ये पेन? देखिए, हमारे पास हार्ट के मरीज तो आते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग आते हैं कि साहब मेरे कमर में दर्द है, मेरे पीठ में दर्द है, मेरे पैरों के पीछे के हिस्से में दर्द है। और ये इनको जब हम देखते हैं हार्ट की बीमारी को एक्सरसाइज करने बोलते हैं हम तो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए भी हम लोग ने बहुत सारा डिटेल रिसर्च किया है और ये देखा गया है ये जो प्रॉब्लम्स है ये भी आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है और इसको सॉल्व किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है, आपसे ज़रूर जानूंगी कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल कि इस पेन की, लोअर बैक पेन जिसकी हम बात करें, शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से ये पेन आता है? देखिए, लंबर स्पाइन जो होती है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी का नीचे का पोर्शन, उसको लंबर स्पाइन बोलते हैं। ये और इसके आसपास के जितने स्ट्रक्चर है हर जगह से ये पेन आ सकती है। मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ कहाँ से ये पेन आ सकती है। ये लो बैक पेन तो देखिए, टिश्यूज जितने लंबर स्पाइन के चारों तरफ के टिश्यूज है, जैसे जॉइंट्स है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, लिगामेंट्स है, मसल्स जो उनको सपोर्ट करती है या उनके ऊपर मसल्स के ऊपर जो पर्दे होते हैं इसको फाशा बोलते हैं, नर्व्स जो है, ये कोई भी जगह से ये पेन आ सकती है। ये पूरा जगह का कोई भी जगह में गड़बड़ आ जाए तो ये पेन आ सकती है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने जाना कि कैसे इसकी शुरुआत होती है, लेकिन ऐसी कौन कौन सी मेन वजह हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें हो सकती है? देखिए, इसका एक लिस्ट अगर हम बनाएं तो इस तरह की लिस्ट बनती है कि ये यूजुअली होती है कि जो आदमी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता हो उनको इस तरह की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाता है। कि जैसे ज़िंदगी भर फिजिकल लेबर बहुत किया, मसल्स, सामान बहुत उठाया, सामान को, ये कुली वगैरह जो होते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर किया, इनको होता है। एक एकदम एक्सरसाइज ना करें उनको भी हो जाता है। और ये कॉमन स्पोर्ट्स पर्सन्स में भी बहुत होती है, जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं इनको ये तरह की प्रॉब्लम होती है। तो इन तरह लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसका कारण अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये कारण क्या क्या है। एक तो पुअर पोस्चर के वजह से ये पेन हो जाती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है। जैसे आप कोई चेयर पे बैठे हैं और बहुत देर तक एक ही पोस्चर में बैठ रहे हैं, उससे इस तरह की पेन हो जाती है। बहुत से एक ही पोस्चर में स्टैंडिंग करते गए झुकने का काम ज़्यादा पड़ा तो उसमें भी इस तरह की पेन होती है। अगर मैट्रेस में आप बैठे में, लेटे में, पीछे से सपोर्ट नहीं है तो उससे भी इस तरह की पेन होती है। और कोई चीज़ को पुश कर दिए, आप कोई गाड़ी का धक्का लगा दिए या कोई दीवार में धक्का लगा दिया, कोई आदमी को धक्का दे के बहुत देर तक रखे, इस तरह के कोई सामान उठा के ज़्यादा चल लिए तो कमर में दर्द हो गई। तो इस तरह की चीज़ों से, या कोई इंजरी हो जाए, गिर जाएं आप, तो उससे भी ये पेन एक बार सामने आ जाती है। इसको हम लोग ट्रिगर फैक्टर्स बोलते हैं इसका। आपने ट्रिगर फैक्टर्स तो बताया डॉक्टर साहब, लेकिन ये भी देखा जाता है कि जिन लोगों को ये पेन हो रहा है, क्या कोई पर्टिकुलर और भी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें की टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि ये पेन उनको ज़्यादा होने की संभावना है? लो बैक पेन का सबसे बड़ा जो कारण है वो है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है यहाँ पे नेक में, वैसे कमर की स्पॉन्डिलाइटिस होती है। इसको हम लोग बोलते हैं एज रिलेटेड डीजेनरेटिव डिजीज। एज रिलेटेड डीजेनरेटिव डिजीज मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वो जो रीढ़ की हड्डी जो बनी है उसके बीच का जो स्पेस होता है, जैसे उसमें वर्टिब्राज होते हैं, वर्टिब्रा के बीच का जो स्पेस होता है वो स्पेस 80% तो पानी से बना होता है और 20% उसमें प्रोटीन वगैरह होती है, वो स्पेस दबने लग जाती है। आपको एक बात बता दूं, जब हमारी एक यंग आदमी का हाइट आप देखिए 5 फुट 7 इंच है और उसको 50 साल बाद जाके देखिए उसकी हाइट भी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि हर हड्डी के बीच का जो स्पेस है वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, तो उसका हाइट भी कम हो जाता है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रा है उसके बीच का स्पेस कम हो जाता है, इसको बोलते हैं लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। ये डीजेनरेटिव डिस्क डिसीज भी बोल सकते हैं इसको। और ये लंबर स्पाइन जो होती है उसमें 5 वर्टिब्रा होता है, L1, L2, L3, L4, L5 और उसके बाद जो होता है सैक्रल S1। ये पांचों के बीच का जो डिस्क है वो दब जाती है, उससे ये बीमारी होती है। और इसी के संग एक और बीमारी होती है जिसको सायाटिका बोलते हैं।
सायाटिक नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ती है, वो भी स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड होता है। ड्यू टू स्पॉन्डिलाइटिस जो नर्व्स निकल के जाती है रीढ़ की हड्डी के अंदर, सायाटिक नर्व बनाती है, उसके ऊपर प्रेशर आ जाती है। इसको सायाटिका पेन भी बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर कॉमन कारण की हम बात करें तो कॉमन कारण इस प्रॉब्लम के लिए, लोअर बैक पेन के लिए कौन कौन से आप बताएंगे? देखिए, लो बैक पेन में एक तो हमने आपको बोला स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, उसमें यही होता है कि हमारी जो लीड्स है, हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी है, लंबर स्पाइन है, उसी के बीच के स्पेस कम हो जाती है और वो जो नर्व्स वहाँ से निकल के जाती है, वो नर्व में प्रेशर आ जाती है, कंप्रेशन ऑफ द नर्व। और वो नर्व जहाँ जहाँ जाएगी, अगर कमर में जा रही कमर में दर्द होगा, अगर वो कमर के ऊपर के पोर्शन में जा रहा है वहाँ दर्द होगा, अगर पैरों में जा रहा है तो पैर के नीचे का दर्द होगा। तो ये सायाटिक नर्व में प्रेशर आ जाए या स्पॉन्डिलाइटिस है, इसको या तो स्पॉन्डिलाइटिस बोल लीजिए। ये स्पॉन्डिलाइटिस क्या है ये देखें आप यहाँ पे, और ये स्पॉन्डिलाइटिस के साथ एक सायाटिका जो होती है, सायाटिका का वही है जो सायाटिक नर्व होती है, एक मोटी सी नर्व होती है, पूरे पैरों को सप्लाई देती है, रीढ़ की हड्डी से निकलती है। उसमें L1, L2, L3, L4, L5, S1 ये सब से नर्व्स निकलती है और वो सारे नर्व्स जाके एक साथ मिलके सायाटिका नर्व बनाती है, सायाटिक नर्व बनाती है। अब वो अगर ये रीढ़ की हड्डी के नर्व्स के ऊपर प्रेशर पड़ जाए तो सायाटिका नर्व जहाँ जहाँ सप्लाई दे रहे हैं वहाँ पे दर्द होगा और उसके वजह से बहुत सारी तकलीफ होती है। मैं एक बार सायाटिका नर्व जो प्रेशर होती है उसमें क्या तकलीफ होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सायाटिका पेन बहुत सीवियर पेन होती है और स्पेशली ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में होती है और पैरों के पीछे के पोर्शन में होती है, थाई का पीछे और जो घुटना है उसके पीछे और जो कफ मसल्स है उसमें ये पेन जो होती है उंगली तक भी चली जाती है, वो उंगली में भी जाके तकलीफ कर देती है। ये पेन का एक और कैरेक्टर आप देख लीजिए, ये चलने से ज़्यादा नहीं बढ़ती है पर बैठे बैठे ज़्यादा होती है और जलन होती है, पैरों के नीचे जलन हो सकती है, वीकनेस आ सकती है, चलते वक्त लग रहा है पैर चल नहीं रहा है, आदमी बोलता है मैं चलना चाहता हूँ पैर चल नहीं रहा है, कांस्टेंट पेन होता है इसमें। और कभी कभी बहुत ज़्यादा अभी खड़े होने गए तो बहुत ज़्यादा शूटिंग पेन हो जाता है और कभी कभी ये पेन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए सायाटिक नर्व के ऊपर तो पैरों के मसल्स में भी वेस्टेज होने लग जाती है, मसल्स में पेन होने लग जाती है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि ये एक डीजेनरेटिव डिजीज है, साथ ही एज के साथ साथ बढ़ती है, तो लगभग कितनी एज के आसपास से ये प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, ये लंबर स्पॉन्डिलाइटिस आगे तो देखिए 50-60 की उम्र में होता था, आजकल तो क्या इतनी खराब पोस्चर्स लोगों के हैं, कंटिन्यूअस एक ही पोस्चर में बैठे हुए हैं, तो इससे ये बीमारी और एडवांस हो गई है। मेरे ख्याल से 40 के बाद से सायाटिका पेन आजकल बहुत कॉमन होने लग गई है और मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सब कमर में दर्द है, चलने में इतनी दर्द है, घुटने के पीछे दर्द है, तो थाई के पीछे दर्द है, ये सायाटिका पेन ही है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और सायाटिका पेन दोनों एक ही चीज़ है, समझ लीजिए। लंबर स्पाइन में प्रेशर है ना, सायाटिक नर्व में उसका प्रेशर पड़ता है, तो ऑल द सेम। जी डॉक्टर छाजेड़, जैसे आपने बताया कि नर्व के ऊपर अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो हमें सायाटिका का पेन हो सकता है या फिर लंबर की प्रॉब्लम हमें हो सकती है। इसको जानने के लिए कोई टेस्ट भी रिकमेंडेड है जिनको किया जा सकता है? देखिए, अगर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस को चेक करना है तो हम लोग बोलते हैं प्लेन एक्सरे बना लो या कुछ ब्लड टेस्ट भी किया जा सकता है। ब्लड टेस्ट में एक चेस्ट किया जाता है HLA B27, जिसमें हम लोग को एक बीमारी होती है उसका पता चल जाता है और उसके साथ हम लोग एक्सरे चेस्ट कर ले, एक्सरे अगर लंबर स्पाइन का कर ले तो उसमें दिख जाता है डिस्क कम हो गई है और उसमें उसकी जो लिपिंग होती है वो वर्टिब्रा के अंदर वो भी दिख जाता है। और एडवांस के लिए CT स्कैन, MRI स्कैन और एक और होती है माइलोग्राफी, उससे भी ये सायाटिका नर्व का प्रेशर पता चलता है। या तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो वहाँ पे बल्जिंग हो जाती है उसको हर्निया बोलते हैं, हर्निएशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वो भी पता चल जाता है, उसमें भी सायाटिका की तरह लो बैक पेन होती है। तो ये सारा पता चल सकता है ये सारे टेस्ट कर लेने से। जी डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि बीच में गैप कम हो जाता है, अगर एक बार वर्टिब्रा में गैप कम हो गया है तो क्या ये वापस से ट्रीटमेंट के बाद रिकवर किया जा सकता है, सेम पोजीशन पे पहले की तरह आ सकता है? देखिए, इसके लिए एक्सरसाइज अगर अर्ली स्टेज है तो आराम से ही वापस आ सकती है, पर जब लेट स्टेज हो तो हो सकता है पूरा ना आए, कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकती है। तो उसके लिए एक पूरा ट्रीटमेंट का हम लोग की एक लाइन बना सकते हैं। मैं आपको ट्रीटमेंट की लाइन दिखाना चाहता हूँ क्या होना चाहिए। पहले तो हम लोग बोलते हैं जब अर्ली स्टेज हो तो मैनुअल ट्रीटमेंट करिए। मैनुअल ट्रीटमेंट मतलब फिजियोथेरापिस्ट के पास चले जाइए, कीरोप्रैक्टिक के पास चले जाइए, ऑस्टियोपैथिक कुछ लोग होते हैं जो कुछ मूवमेंट करके, मसाज टाइप का मूवमेंट करके उसको ठीक कर लेते हैं।
कभी कोई का स्लिप डिस्क हो उसको भी वो ठीक कर सकते हैं। तो ये कीरोप्रैक्टिक आजकल बहुत कॉमन होने लग गया। दिल्ली में भी कीरोप्रैक्टिक्स हैं, उनको आप करवा सकते हैं। फिजिकल थेरेपी मतलब कुछ सेक वगैरह करके भी इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और इसमें सूजन जो होती है उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उसमें तो देखिए आप पेन किलर ले सकते हैं, स्टेरॉइड्स ले सकते हैं। स्टेरॉइड ऐसे तो नुकसान वाला चीज़ है, पर बहुत ज़्यादा पेन हो तो उस वक्त स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी दिया जा सकता है। और इस तरह के अगर इतनी पेन है कि पैर में कंटिन्यूअस नींद भी नहीं आती है तो हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्टेरॉइड डाल देते हैं, तो वो पूरा एरिया को फिर पेन किलर नहीं देना होता है, तो पेन कम हो जाती है। ये एक टेम्पोररी ट्रीटमेंट है। मैनुअल ट्रीटमेंट से हो तो बहुत अच्छा। उसके बाद ये हो सकता है, और बाकी सर्जरी है जहाँ पे प्रेशर आ रहा है वहाँ पे हड्डी को खोल के उसको न्यूरो सर्जन उसका सर्जरी करता है। बहुत महंगा भी होता है और बहुत रिस्की भी होता है। थोड़ी सी गलती हो गई तो पूरा पैर पैरालिसिस हो सकता है। पर सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज है वो है बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो है एक्सरसाइज। तो लो बैक पेन के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। कुछ खड़े होके किया जा सकता है, कुछ बैठ के किया जा सकता है, कुछ लेट के किया जा सकता है। वो एक्सरसाइजेस लो बैक पेन के लिए अगर आदमी करे और वो प्रिकॉशंस ले तो बहुत अच्छा हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो वाकई ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे लिए हो सकती है। लेकिन उससे पहले एक और सवाल इसके बारे में तो जानूंगी कि क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, डूज और डोंट्स क्या हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। देखिए उसकी भी एक लिस्ट देता हूँ। लो बैक पेन हो तो क्या क्या करना चाहिए। देखिए पहले तो डूज में है कि आपको अगर लो बैक पेन है तो आपको चलने का आदत डालिए। अगर नहीं चलेंगे तो लो बैक पेन बढ़ता जाएगा। ये चलने का एक रूल है कि जितना आपसे हो सके उतना ही चलिए, चाहे पहले 2 मिनट 1 मिनट ही चलना हो। धीरे धीरे जेंटल वॉक, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चलते रहेंगे तो जॉइंट वहाँ पे मूव करेगा, सारे मसल्स मूव करेंगे तो आपका उस जगह का स्टिफनेस कम होगा, इन्फ्लामेशन कम होगा। अगर आपसे चला नहीं जा रहा है, इतनी कंडीशन खराब है चला भी नहीं जा रहा है, तो एक वो जो स्टेशनरी साइकिलिंग होता है उसमें किया जा सकता है। कुछ वाटर थेरेपी आजकल बहुत कॉमन हो गया है जिसमें जाकूजी और हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं, ये सब भी किया जा सकता है जिसमें वो वाटर का प्रेशर दे के उसको ठीक किया जा सकता है। स्विमिंग भी बैक पेन के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है क्योंकि स्विमिंग के वक्त बॉडी पूरी स्ट्रेट रहती है, ये बहुत अच्छा रहता है। एरोबिक एक्सरसाइजेज भी लो बैक पेन के लिए किया जा सकता है, पर उसके लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होंगे। बैक पेन वालों के लिए जो नहीं करना है वो एक है कि फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है। जब भी कोई सामान उठाना है तो झुक के नहीं करना है, आप घुटने में बैठिए और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। फॉरवर्ड बेंडिंग एकदम नहीं करना है। ज़्यादा वेट लिफ्टिंग का कोशिश नहीं करना है क्योंकि उसमें ये हर्निया या जो स्पाइनल हर्निया है या डिस्क है ये सब में भी डैमेज हो सकती है। तो वेट उठाएं नहीं और फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें, ये दोनों है। जब रेस्ट लें तो कुछ मकर आसन करके एक रेस्ट पॉस्चर है, उसमें रेस्ट लें, वो बहुत अच्छा पॉस्चर। और कोशिश करिए हार्ड बेड अवॉइड करने का। हार्ड बेड जो बहुत हार्ड बेड भी नहीं हो, बहुत सॉफ्ट बेड भी ना हो। जब मैंने बोला है कि प्लेन मैट्रेसेस डाल के, जो एक सिंपल मैट्रेस जो रुई की मैट्रेस होता है, सख्त तख्त के ऊपर एक रुई की मैट्रेस इतनी कड़ा हो तो उसमें सोने से रीढ़ की हड्डी के जो मसल्स है उसको रेस्ट भी मिलती है और उसको ज़्यादा स्ट्रेन नहीं होती है। तो बेसिकली हमें अपने स्पाइन को सीधा रखना है और दूसरा एक ही पोस्चर में लगातार हमें नहीं बैठना है या फिर चलने का काम हो, कुछ भी मूवमेंट उसमें कंटिन्यूस रहनी चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, आप जो एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे थे वो आपसे जानना चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दर्शकों, अभी वक्त हो गया हमारे शो पर एक छोटे से ब्रेक का। बात कर रहे हैं आज हम कि बैक पेन अगर हमें होता है तो क्या क्या एक्सरसाइज उसके लिए हम फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए सावल, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या क्या एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।